Welcome back to my channel. This is Shraddha, and today we will cover up the leftover part of chapter 1, Introduction of Macroeconomics. So, from economic agents, we have to study. So, let's start reading. So, by economic units or economic agents, we mean those individuals or institutions which take economic decision. That means economic agents are individuals or institutions that make economic decisions. They play an important role in the functioning of the economy. यानी जहाँ भी कोई इकोनॉमिक डिसीजन लिया जा रहा हो वहाँ पे एक इकोनॉमिक एजेंट प्रेजेंट होता है. सो दीज डिसीजन इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज. सो दे कैन बी कंज्यूमर हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम. सो ये कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं. कंज्यूमर्स आर इकोनॉमिक एजेंट्स बिकॉज दे डिसाइड विच गुड इज एंड सर्विसेज to buy, how much to buy according to their income, price and preference. सो हर दिन जब हम लोग भी कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो ये डिसीजन लेते हैं कि हमारे इनकम, हमारे टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उस कमोडिटी का, उस गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है और उसके बाद हम लोग जो है डिसीजन लेते हैं कि हम लोगों को कौन सा गुड्स और सर्विसेज लेना है. सो दे मे बी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हु डिसाइड what and how much to produce. So not only consumers but producers are also economic agents because they decide what products to produce in what quantity. So these decisions depend on the market demand and profit expectation. So अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो प्रोड्यूसर्स क्या होगा कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे ताकि उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब प्रॉफिट मिल सके, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके. सो दे मे बी एंटिटीज लाइक द गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, बैंक्स विच ऑल्सो टेक डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक हाउ मच टू स्पेंड, what interest rate to charge on the credits, how much to tax, etc. So it is saying that economics agents are not limited to consumers and producers. Government and corporations and banks also make important economic decision. Like it is saying that कि economic agents जो है हमारे सिर्फ consumer producers ही नहीं रहते हैं, बल्कि जो government है, corporations हैं, banks है, ये सारे भी हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स ही होते हैं जो डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डिसाइड टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, वेल बैंक डिसाइड इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स. यानी कि इकोनॉमी में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस भी डिसीजन मेकर होते हैं. सो ऑल दीज इकोनॉमिक एजेंट्स टुगेदर इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी. ओके, so now we know that who are the economic agents. Let's move to next line. Macroeconomics tries to address situations facing the economy as a whole. So unlike microeconomics, which studies individual consumers and firms, macroeconomics focuses on problems and performance of the entire economy. So it looks at issues such as inflation, unemployment, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न किसी एक मार्केट या किसी एक फर्म से नहीं होता है बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी से होता है. सो एडम स्मिथ द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि एडम स्मिथ हमारे क्या है, फाउंडिंग फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स से. हैड सजेस्टेड दैट इफ द बायर्स एंड सेलर्स इन ईच मार्केट टेक देयर डिसीजन फॉलोइंग ओनली देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, इकोनॉमिस्ट विल नॉट नीड टू think of the wealth and welfare of the country as a whole separately. So what Adam Smith is saying that he believed that when individuals act in their own self-interest, the economy automatically move towards better outcomes. So consumers try to maximize their satisfaction while producers try to maximize their प्रॉफिट. सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति जो है अपना काम अच्छे से करे, सही से करे, ऑनेस्टली करे, तो इकोनॉमी जो है खुद ही एफिशिएंटली फंक्शन करेगी. किसी भी इकोनॉमिस्ट या किसी भी अदर पर्सन को जो है देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सारे कोई परफेक्टली काम कर रहे थे, इफेक्टिवली काम कर रहे थे, जिससे हमारा इकोनॉमी भी क्या था, इफेक्टिवली ये कर रहा था, फंक्शन कर रहा था. सो देयरफॉर सेपरेट कंसर्न फॉर द इकोनॉमी एज अ होल माइट नॉट बी नेसेसरी अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ. But economists gradually discovered that they had to look further. So, but over the time, economists realized that real world economies are more complex than
thought of Adam Smith, right? So markets do not always work perfectly and individual decision do not always produce the best outcome for society. यानी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पर जो है इकोनॉमी को छोड़ देना हर सिचुएशन में काम नहीं करता है. तो देयरफॉर अ ब्रॉडर स्टडी ऑफ द इकोनॉमी बिकेम necessary. So economists found that first, in some cases the markets did not or could not exist. तो कुछ केसेस जैसे कि फर्स्ट में इकोनॉमिस्ट ऑब्जर्व दैट सम सर्विसेज एंड एक्टिविटीज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इफेक्टिवली थ्रू मार्केट्स. लाइक इनके अकॉर्डिंग जो था ना कि सारा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली एंड इफेक्टिवली मार्केट्स में अवेलेबल नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस एंड स्ट्रीट लाइटनिंग कैन नॉट इजली बी सोल्ड इन द मार्केट लाइक ऑर्डिनरी गुड्स. सो हर चीज़ मार्केट के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था. देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी इन सच केसेस. So secondly, in some other cases, the markets existed but failed to produce equilibrium of demand and supply. So sometimes market do exist. यहाँ पे sometimes बोल रहा है कि market exist करता है but they fail to achieve a balance between demand and supply. It means कि demand में भी ज़्यादा हो जा रहा है, supply कम हो जा रहा है, या फिर supply ज़्यादा हो जा रहा है, demand कम हो जा रहा है. तो ये balance इन दोनों के बीच में रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. दिस कैन लीड टू शॉर्टेज, सरप्लसेज और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी. यानी मार्केट होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ परफेक्टली ही वर्क करे. सो इन सच सिचुएशंस जो है पॉलिसी इंटरवेंशन में भी रिक्वायर्ड. Thirdly, and most importantly, in a large number of situations, society or the state or the people as a whole had decided to pursue certain important social goals unselfishly in areas like employment, administration, defense, education, and health. So, society often wants to achieve goals that go beyond individuals' profit and self interest. So, these goals include employment generation, education, healthcare, administration, and national defense. ये ऐसे objectives हैं ना जो पूरे समाज के welfare से जुड़े होते हैं. Therefore, relying only on market forces may not be enough, for which some of the aggregate effects of the microeconomic decision made by individual economic agents needed to be modified. So sometimes जो है combined effect of individual decision may not produce desirable social outcomes. Therefore, governments may need to influence or modify these outcomes through पॉलिसी. मतलब कि इंडिविजुअल डिसीजन का रिजल्ट हमेशा सोसाइटी के लिए बेस्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है. सो हेंस corrective measures become necessary. So for these purposes, macroeconomists had to study the effect in the markets of taxation and other budgetary policies, and the policies for bringing about changes in money supply, the rate of interest, wages, employment, and output. So to achieve the social goals, macroeconomics study how government policies affect the economy. So these include taxation, government spending, budgetary policies. So government taxes और expenditure के through क्या हुआ था कि इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है. So these policies help manage economic performance. Got it? So macroeconomics has. Hold this line because in next line we have to study about Adam Smith, right? Because macroeconomics has, after that here we have to study. So first we will study about Adam Smith. Okay. So Adam Smith is regarded as the founding father of modern economics. It was known as political economy at the time. So Adam Smith is known as the father of modern economics, as I said previously, because he laid the foundation of economic thinking. His ideas greatly influenced the development of economics as a subject. So इसी वजह से जो है इनका नाम जो है इकोनॉमिक्स के और इकोनॉमिक्स के हिस्ट्री में कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है. He was a Scotsman and a professor at the University of Glasgow. So Adam Smith जो है Adam Smith belonged to Scotland and worked as a professor at the University of Glasgow. He was originally trained as a philosopher before
becoming famous as an economist. So इंटरेस्टिंग बात ये है इनके बारे में कि इनका बैकग्राउंड जो है फिलॉसफी में था, लेकिन उन्होंने जो है अपना इकोनॉमिक्स इतना डीपली इन्होंने रीड किया, इन्होंने स्टडी किया कि आज वो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बन चुके हैं. Philosopher by training, his well-known work An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation is regarded as the first major comprehensive book on the subject. So his famous book, what is the name of famous book? The Wealth of Nations, right? That is published in 1776. That is considered one of the most important books in economics. So it systematically explained and how economies function and how wealth is created. So आज भी अगर कोई इस बुक को पढ़े ना, आज भी इस इकोनॉमिक्स बुक की जो है क्लास, जो है इनका क्लास मेंटेन है, और ये बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी किए हुए हैं. इन्होंने इतने अच्छे कंटेंट्स इसमें डाले इस बुक में. सो it is not from the benevolence of the butcher, the brewer, of the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. So Adam Smith जो है explain किए थे, Adam Smith explained that people usually provide goods and services because it benefits them personally. So a butcher, brewer or baker supplies products not mainly out of kindness but because they earn income from doing so. तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सिंपल लैंग्वेज में से ऐसे बोला जा सकता है कि लोग जो है अपना फ़ायदे के लिए काम करते हैं. लोग आउट ऑफ काइंडनेस या आउट ऑफ लव ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं. आज के डेट में इकोनॉमी अगर ऐसे चलाई जाए कि लोग काइंडनेस में सारे काम करने लगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तो ये जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, तो इन्हें उसके क्या बोलूँ, इनके काम के बदले इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए अपना प्रॉफिट, राइट? सो सोसाइटी की नीड भी इससे पूरी हो जाती है और इनका भी फायदा हो जाता है. सो वी एड्रेस आवर सेल्फ नॉट टू देयर ह्यूमैनिटी बट टू देयर सेल्फ लव एंड नेवर टॉक टू देम of our own necessities but of their advantage is often cited as an advocacy for free market economy. The physiocrats of France were prominent thinker of political इकोनॉमी बिफोर स्मिथ. सो इट इज सेइंग दैट कि एडम स्मिथ के आने से पहले भी है जो फ्रांस के फिजियोक्रेट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के एरिया में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली जो थे थिंकर्स में काउंट होते थे. सो इकोनॉमिक्स हैज देयरफॉर deep roots in microeconomics because it has to study the aggregate effects of the forces of demand and supply in the markets. So it means that macroeconomics is closely connected to the microeconomics because the overall economy is अल्टीमेटली मेड अप ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स एंड डिसीजन. यानी मैक्रो और माइक्रो अलग अलग सब्जेक्ट्स जरूर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज़. सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हर एक इंडिविजुअल्स पे हम लोग ध्यान दे रहे थे, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स हर एक इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप, इंटायर इकोनॉमी मान के, इंटायर वर्ल्ड, इंटायर नेशन मान करके स्टडी करते हैं हम लोग. So however, in addition, it has to deal with policies aimed at also modifying these forces if necessary to follow choices made by society outside the markets. So macroeconomics does not only observe markets outcome, it also studies how governments can influence them. Sometimes society want outcomes that market alone may not be provided. सो इसलिए गवर्नमेंट को कभी कभी जो है इकोनॉमी में इंटरवेन करना पड़ता है. सो दिस इज डन टू अचीव ब्रॉडर सोशल गोल्स. सो in a developing country like India, such choices have to be made to remove the or reduce unemployment, to improve access to education and primary health care for all, to provide for good administration,
to provide sufficiently for the defense of the country, and so on. So in countries like India, government needs to take active steps to reduce unemployment, improve education, provide healthcare and strengthen nation defense. So ये सब ऑब्जेक्टिव्स मार्केट अपने आप अचीव नहीं कर सकता, कोई भी मार्केट जो है अकेले ये सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकता. Therefore, public policies become very important here. So macroeconomics shows two simple characteristics that are evident in dealing with the situations we have just listed. These are briefly mentioned below. So before going to that lists, let's understand that these issues better. Macroeconomics focuses on two important questions. First, who makes macroeconomics decision? Second, what objectives do they try to achieve? अब जो है एनसीईआरटी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकर्स के बारे में बताने वाली है, जो दे आर लिस्टेड बिलो. सो फर्स्ट, हु आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकर और प्लेयर्स? So macroeconomics policies are pursued by the state itself or statutory bodies like Reserve Bank of India, that is RBI, and Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, and similar institutions. Okay, so macroeconomics policies are mainly implemented by the government and institutions such as RBI and SEBI. So these organizations regulate and manage different aspects of the economy. यानी macroeconomics decision आम कंज्यूमर्स या फर्म्स नहीं बल्कि हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लेती है, जैसे कि आरबीआई एंड सेबी. Typically, each such body will have one or more public goals to pursue as defined by law or the Constitution of India itself. Okay, so these institutions work towards public objectives that are established through the laws and constitutional provisions. ये ऐसे ही नहीं बना है, हमारे laws and constitution के through बना होता है. So their aim is to serve society rather than individual interest. So इनका focus क्या होता है? Public welfare पर होता है, private profit पर नहीं होता है. So these goals are not those of individual economic agents maximizing their private profit और वेलफेयर. सो अनलाइक कंज्यूमर्स एंड फर्म्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशन डू नॉट प्राइमरली सीक पर्सनल आउटफिट, ये पर्सनल प्रॉफिट, ये पर्सनल प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देता है. देयर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रॉडर एंड रिलेट्स टू द वेलफेयर ऑफ द इंटायर कंट्री. सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बीच का, इन दोनों के डिसीजन लेने के बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है. So thus macroeconomics agents are basically different from the individual decision makers. So therefore macroeconomics agents such as governments and central banks are fundamentally different from the individual consumers and फर्म्स. सो एक तरफ पर्सनल इंटरेस्ट होता है और एक दूसरी तरफ जो होता है यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट होता है. सो दिस डिस्टिंक्शन टू सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए ये डिफरेंस हम लोग को समझ में आया कि यहाँ पे पर्सनल वेलफेयर को ना देख करके सोसाइटी के वेलफेयर को देखकर डिसीजन लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. जो हमारा रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं आरबीआई एंड से भी ये डिसीजन लेती हैं, ये एनालाइज करती है. सो नेक्स्ट सेकंड व्हाट डू द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकर्स ट्राई टू डू. तो ये बोल रहा है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकर्स होते हैं वो करना क्या चाहते हैं. ओके, so next question is about objective of macroeconomics decision makers कि their role is much broader than simply earning profit. तो उनका काम जो है पूरी इकोनॉमी की डायरेक्शन और स्टेबिलिटी को मैनेज करना होता है. Obviously they often have to go beyond economic objectives and try to direct the deployment of economic resources for such public needs as we have listed above. So it is saying that macroeconomics authorities allocate resources in a way that supports public needs such as education, healthcare, administration and defense. तो कभी कभी जो होता है इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल वेलफेयर हो जाता है. So therefore policies decision often considered both economic and social objectives.
So, such activities are not aimed at serving individual self interest, they are pursued for the welfare of the country and its people as a whole. Okay, so the ultimate goal of macroeconomics policy is to improve the welfare of the entire nation. So economic growth, employment, education हो गया, health and stability, all contribute to this objective only. So इसलिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी के ओवरऑल वेलफेयर का सब्जेक्ट भी कहा जा सकता है. इसको क्या कहा जा सकता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी के ओवरऑल वेलफेयर का सब्जेक्ट कहा जा सकता है. Okay, so let's move to next page. Now it's time for emergence of macroeconomics. Okay, so macroeconomics as a separate branch of economics emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. So macroeconomics did not always exist as a separate branch of economics. It gained importance after the British economist John Maynard Keynes published his famous book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. यानी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश करने का क्रेडिट किनको जानता है? लार्जली हमारे जॉन मैनार्ड कीन्स को दिया जाता है, क्योंकि हिज आइडियाज चेंज द वे इकोनॉमिस्ट अंडरस्टूड द इकोनॉमी. The dominant thinking in economics before Keynes was that all the laborers who are ready to work will find the employment and all the factories will be working at their full capacity. So this school of thought is known as the classical tradition. So yeah, before Keynes, economists believed that markets work perfectly on their own. According to this view, anyone willing to work would eventually get a job and factories would continue producing at full capacity. बेसिकली इनका मानना था कि इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड मेंटेन करती रहती है. जिनको वर्क चाहिए वर्क मिल जा रहा था, फैक्ट्रीज जो है अपना प्रोडक्शन जितना डिमांड था उतना फुलफिल कर रही थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इकोनॉमी चल रहा था. सो देयर फॉर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कंसिडर्ड अनलाइकली. So this belief was part of classical school of economics. This school of thought is known as classical tradition. So this belief was known as the classical school of economics, and it is trusted market forces and believed that the economy could solve most problems without government intervention. So simple words में समझा जाए तो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मार्केट पर पूरा भरोसा रखते थे कि जैसा चलना चाहिए स्मूथली मार्केट, हमारा इकोनॉमी वैसा चल रहा है. ये इनका थॉट था, ये क्लासिकल ट्रेडिशन था. ओके, now come to John Maynard Keynes. So John Maynard Keynes, British economist, was born in 1883. ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट. इनका बॉर्न कब हुआ था? 1883 में. He was educated in King's College, Cambridge, United Kingdom, and later appointed its dean. So he later became one of the most influential economists in history. So आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम जो आता है ये कीन्स के नाम सबसे पहले याद किया जाता है. मतलब जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इनका नाम जो है हम लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा. ये हमारे हैं जॉन मैनार्ड कीन्स. ये so he is John Maynard Keynes, and he was studied at King's College, Cambridge, one of the most prestigious institution in the world. So later he also served there as an important academic position. So ये दिखता है कि वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट ही नहीं थे बल्कि एक हाईली रिस्पेक्टेड स्कॉलर भी थे. Okay. Apart from being a sharp intellectual, he actively involved in international diplomacy during the years following the First World War. So Keynes was not only an academic economist but was also involved in international affairs and diplomacy after the First World War. यानी उनका नॉलेज सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं था बल्कि रियल वर्ल्ड में पॉलिसीज में भी उनकी पार्टिसिपेशन थी, उनका इंटरेस्ट था. सो ही प्रोफेसेड the breakdown of the peace agreement of the war in the book The Economic Consequences of the Peace 1919. So in his book The Economic Consequence of Peace,
Keynes warned that the peace settlement after World War I could create future economic and political प्रॉब्लम्स. सो उन्होंने काफ़ी पहले ही कुछ फ्यूचर प्रॉब्लम्स को अंदाज़ा लगा लिया था. सो दिस शोड हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज. His book General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, is regarded as one of the most influential economics books of the 20th century. He was also a shrewd foreign currency speculator. So what does it mean that Keynes' famous book, published in 1936, changed economic thinking across the world? It provided new explanation for unemployment and economic crisis. So इसी बुक ने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक नई डायरेक्शन दी, एक न्यू डायरेक्शन इसको मिला और इकोनॉमिक्स की दुनिया को ही बदल दिया. So apart from being an economist, Keynes was also सक्सेसफुल इन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग. यानी थ्योरी के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल फाइनेंशियल वर्ल्ड का भी इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था. ओके So, however, the Great Depression of 1929 and the subsequent years saw the output and employment level of the countries of Europe and North America fall by huge amounts. So, the Great Depression of 1929 was one of the worst economic crises in the world history. During this period, production and employment fell sharply in Europe एंड नॉर्थ अमेरिका. सो ये ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था. So it affected other countries of the world as well. So the impact of the Great Depression was not limited to only few countries. It affects spread across the world because economies were interconnected through trade and finance. So आज की तरह उस समय भी जो है इकोनॉमिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई थी जिसके कारण सारे इकोनॉमीज पे जो इस क्राइसिस का इफेक्ट पड़ा था. ओके, डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट वॉज लो. Many factories were lying idle. Workers were thrown out of jobs. So people had less income and therefore bought fewer goods. As demand fell, factories reduced production or completely stopped operating. So as a result, many workers lost their jobs. So demand कम हुई, production भी कम हुआ और unemployment बढ़ गया क्योंकि जो जॉब में थे उनको भी जॉब से निकाल दिया गया. So यहाँ पे एक चेन रिक्रिएशन था, है ना. क्राइसिस के कारण जो है प्रोडक्शन कम हुआ और ऑलमोस्ट बंद हो गया जिसके कारण जो है वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया गया. सो इन यूएसए फ्रॉम 1929 टू 1933 अनएम्प्लॉयमेंट रेट rose from 3% to 25%. So the unemployment situation became that unemployment rate may be defined as the number of people who are not working and are looking for jobs divided by the total number of people who are working or looking jobs. So unemployment situation became extremely serious in the United Nations. Within just 4 years, unemployment increased from 3% to 25%. सी सोचिए हर 100 लोगों में जो है लगभग 25 लोग बेरोजगार हो गए थे. सो दिस वॉज एन क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. So here unemployment rate may be defined as the number of people who are not working and are looking for jobs divided by the total number of people who are working or looking for jobs. So the unemployment rate measures the percentage of people who are actively looking for work but don't have a job. यानी जो लोग जो है काम करना चाहते हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको जो है जॉब नहीं मिल रहा है. सो उन्हें अनएम्प्लॉयड माना जाता है. तो यहाँ अनएम्प्लॉयड भी उन्हें ही माना जाएगा जिनके पास जो विलिंग है वर्क करने के लिए और वो जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड. ओके, उनको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है. So over the same period, aggregate output in USA fell by about 33%. So during the Great Depression, total production in the United States fell by nearly 1/3. This means the economy was producing far fewer goods and services than before. It means कि प्रोडक्शन में इतनी बड़ी गिरावट इकोनॉमी में गंभीर
सिचुएशन को, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन, एकदम खराब सिचुएशन को दिखाता है. So these events made economists think about the functioning of the economy in a new way. So the Great Depression challenged the existing economic theories. Economists realized that the old explanation were not sufficient to explain such a severe crisis. यानी कि अब जो है इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमी को समझने के लिए नए आइडियाज़ की क्या हुई, ज़रूरत हुई. The fact that economy may have long lasting unemployment had to be theorized about and explained. So before the depression, many economists believed that unemployment would automatically disappear. However, the crisis showed the unemployment could continue for a long period. So ये classical theory जो था, theory के लिए एक बहुत बड़ा challenge था. Therefore, economists needed a new explanation. Keynes' book was an attempt in this direction. So Keynes wrote his famous book to explain why unemployment and economic slowdowns could persist for a long time. उन्होंने इकोनॉमी का रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को समझाने और एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था उनके बुक में. So unlike his predecessors, his approach was to examine the working of the economy in its entirety and examine the interdependence of the different sectors. So unlike earlier economists, Keynes did not focus only on individual markets. He studied the entire economy and the connection between different sectors. यानी उन्होंने इकोनॉमी को एक कंप्लीट सिस्टम की तरह देखा था, जहाँ पे सब सेक्टर्स जो है एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इन्होंने पहले ही ये समझ लिया था. सो या अनलाइक अर्लियर इकोनॉमिस्ट जो है, कीन्स ने ये सारी चीज़ें समझ ली थी. सो द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज बॉर्न. सो कीन्स आइडिया laid the foundation of macroeconomics as a separate field of study. From this point onward, economists began studying issues such as unemployment, inflation, growth, and national income at the level of whole economy. So इसी मोमेंट को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म का पॉइंट माना जाता है. ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ना 1929, सो इसके बाद ही जो है इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जिनको इन्होंने अपने बुक में लिख लिया था. तो इनकी बात को सबने बिलीव नहीं किया था, बट ये सिचुएशन जब आया तो इन्होंने जो जो थ्योरी दी थी वो सारा रियल लगने लगा, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म होता है, मतलब बर्थ पॉइंट मान सकते हैं. देयरफॉर कीन्स इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. Now come to next page, that is context of the present book of macroeconomics. So we must remember that the subject under the study of a particular historical context, we shall examine the working of the economy of a capitalist country in this book. So before studying macroeconomics, we should understand the type of economy being discussed in this book. So NCERT mainly focused ऑन द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यानी ये चैप्टर जो है हर टाइप की इकोनॉमी को नहीं, बल्कि सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ध्यान में रखकर एक्सप्लेन करता है. देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म इज इम्पॉर्टेंट बिफोर मूविंग अहेड. यानी कि इस चैप्टर में जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मान के ही सारी चीज़ें दी गई हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को व्हाट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो समझना पड़ेगा. Okay, so in a capitalist country, production activities are mainly carried out by capitalist enterprises. So in a capital economy, most production activities are performed by private business enterprises. These firms produce goods and services mainly for earning profits. So simple word में प्रोडक्शन का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ था, प्राइवेट फर्म्स के पास होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. A typical exercise control over a typical capitalist enterprise has one or several entrepreneurs, people who exercise control over major decisions and bear a large part of the risk associated with the firms and on enterprise. So every firm is managed by one or more entrepreneurs. They take important business decisions and bear the risk associated with production. यानी entrepreneur ही जो है business का main decision maker होता है. So if the business succeeds, they earn profits. If it fails, they suffer losses. They may themselves supply the capital needed to run enterprise,
or they may borrow the capital. Okay, so entrepreneurs can either invest their own money in the business or borrow money from banks and other financial institution. So हर business owner के पास जो है या तो खुद का capital होगा या ज़रूरी नहीं है. तो कभी वो खुद के कैपिटल, अगर उनके पास पैसा है तो वो खुद का कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये लोग बोरो कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट से. ओके, टू कैरी आउट प्रोडक्शन दे ऑल्सो नीड नेचुरल रिसोर्सेज. A part consumed in the process of production, example raw materials, and a part fixed like plots of lands. So for production, firms require natural resources such as raw materials and land. Some resources are used up during production while others remain fixed. So production सिर्फ मनी से नहीं होता है, बल्कि उसके लिए क्या चाहिए होता है, हम लोगों को रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, राइट. And they need the most important element of human producing output with the help of and they need the most important element of human labor to carry out production. So along with the capital and land, firms also need labor. Workers contribute their skills and effort to produce goods and services. So अगर labor ना हो तो machines और resources का भी proper use नहीं किया जा सकता है. Okay. सो दिस वी शैल रेफर टू एज अ लेबर. सो उन लोगों को क्या कहा गया, लेबर कहा गया. आफ्टर प्रोड्यूसिंग आउटपुट विद द हेल्प ऑफ these three factors of production, namely capital, land, and labor, the entrepreneur sells the product in the market. So using land, labor, and capital, firm produce goods and services. These products are then sold in the market. यानी कि production का final purpose market में sale करना होता है. So the money that is earned is called revenue. So अगर simple language में बोले तो sales से जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, revenue बोलते हैं. Part of the revenue is paid out as rent for the service rendered by land. Part of it's paid to capital as interest, and part of it goes to labor as wages. So the revenue earned by the firm is distributed among different factors of production. So landowners receive rent, capital owner receive interest, worker receive wages. यानी कि हर एक फैक्टर को प्रोडक्शन को क्या मिल रहा है, उनका रिवॉर्ड मिल जाता है. एक तरह से कह सकते हैं कि रिवॉर्ड मिल जाता है. ओके, सो द रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज द अर्निंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड इट इज कॉल्ड प्रॉफिट. क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसने किया था, एंटरप्रेन्योर ने किया था. तो जितने भी चीज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके इन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया और उसको मार्केट में सेल किया. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट के बाद जो भी अमाउंट बच जाता है तो वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है. ओके, so profits are often used by the producer in the next period to buy new machinery or to build new factories so that production can be expanded. So these expenses which raises productive capacities are example of investment expenditure. सो मैनी फॉर्म्स री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट. वो सिर्फ हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाए तो हम लोग खाने पीने लगेंगे, है ना. बट एन एंटरप्रेन्योर वो क्या करते हैं, इस मनी को री इन्वेस्ट करते हैं टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन. दे मे बाई न्यू मशीनरी और इस्टेब्लिश न्यू फैक्ट्रीज. यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन लोगों के थ्रू क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है. सो these expenses which raises productive capacity are example of investment expenditure. So expenditure made to increase future production capacity is called investment expenditure. जैसे मशीन खरीद लिए, फैक्ट्री में कुछ फैक्ट्री के एरिया को एक्सपैंड कर दिया, ये सारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. ओके. So in short, a capitalist economy can be defined as an economy in which most of the economic activities have the following characteristic. So first is there is private ownership of means of production. So the first characteristic of capitalism is private ownership. It means कि individuals and private firms own resources such as land, factories and machinery. यानी production resources गवर्नमेंट के नहीं होते, प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में होते हैं.
Okay, so B part is production take places for selling the output in the market. So production का purpose self consumption नहीं होता है, market में sale करना होता है. There is sale and C number, there is sale and purchase of labor services at a price which is called wage rate. The labor which is sold and purchased against wages is referred to as a wage labor. यानी कि लेबर भी जो मार्केट में एक सर्विस की तरह एक्सचेंज होता है. ओके, so if we apply the above mentioned four criteria to the countries of the world, we would find the capitalist countries have come into being only during the last 3 to 400 years. So capitalist economies are relatively recent development in history. They emerged mainly during the last 300 to 400 years. यानी कि कैपिटलिज्म जो है हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता है, लगभग 300 से 400 साल पुराना है कह सकते हैं. Okay, so moreover, strictly speaking, even at present, a handful of countries in North America, Europe and Asia will qualify as a capitalist countries. So, in many underdeveloped countries, production in agriculture especially is carried out by peasant families. So, in many poor and underdeveloped countries, especially in agriculture, production is done by families members themselves. So, वहाँ hired labor की ज़रूरत नहीं होती है, वो लोग खुद से ही क्या कर लेते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर लेते हैं. आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग जो है गाँव में अपने फील्ड में जो है खुद से ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मे बी वहाँ पे एजुकेशन कम हो, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हैं रिक्वायर्ड से, तो उन लोगों को जॉब भी ना मिल रहा हो तो वो लोग खुद के एग्रीकल्चर फील्ड में अगर प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होता है तो वो लोग काम कर लेते हैं ताकि उसको अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर पाए ताकि मार्केट में अच्छा सेल हो सके. ओके, wage labor is seldom used and most of the labor is performed by the family members themselves. So production is not solely for the market. A great part of it's consumed by the family. So it is saying that ki many farming families produce goods not only for sale but also for their own consumption. यानी जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन करते हैं ये फैमिलीज़, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो सारा सेल के लिए ही कर रहे हैं. हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है घर के खुद के यूज़ के लिए भी कर ले. जैसे हम लोग अपने घर के पीछे जो है गार्डन में वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सेल करने के लिए लगा रहे हो. कभी कभी हम लोग अपने खुद की कंजम्पशन के लिए भी ये सारी चीज़ें करते हैं. ओके, सो नाइदर डू मैनी पीजेंट फार्म्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट राइज इन कैपिटल स्टॉक ओवर टाइम. In many tribal societies, the ownership of land does not exist. The land may belong to whole tribe. So in such societies, the analysis that we shall present in this book will not be applicable. It is, however, true that many developing countries have a significant presence of production units which are organized according to capitalist principles, and the production units will be called firms in this book. So throughout this book, production units operating under capitalist principles will be referred to as firms. इसलिए जो है आगे जब भी firm word आए तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट समझना. इस बुक में जो है फर्म का मतलब क्या है, प्रोडक्शन यूनिट है. सो इन अ फर्म द एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स is at the helm of affairs. She hires wages, labor from the market. She employs the services of capital and land as well. So after hiring these inputs, she undertakes the task of production. And her motive for producing goods and services referred to as output is to sell them in the market and earn profits. So yeah, the entrepreneur produces goods primarily to earn profits through the market sales. So profit earning ही जो होता है फर्म का सेंट्रल और मेन ऑब्जेक्टिव होता है. So in the process she undertakes risk and uncertainties. It means कि business जो है always involves uncertainty. Prices may fall, demand may decrease और cost में rises. So इसलिए जो है entrepreneur को risk bearer भी कहा जाता है. entrepreneur क्या है हमारा,
रिस्क बेरर भी है. फॉर एग्जाम्पल, शी मे नॉट गेट अ हाई इनफ प्राइस फॉर द गुड्स शी इज प्रोड्यूसिंग. दिस मे लीड टू फॉल इन द प्रॉफिट्स. तो हो सकता है कि शी इज not getting enough money whatever she is producing in her factory. So इससे क्या होता है कि उसके प्रॉफिट में फॉल भी देखा जा सकता है. It is to be noted that in a capitalist country, the factors of production earn their incomes through the process of production and sale of the resultant output in the market. In both the developed and developing countries, apart from the private capitalist sector, there is the institution of state. The role of the state includes farming laws, enforcing them, and delivering justice. Okay. The state includes farming laws, enforcing them, and delivering justice. The state, in many instances, undertakes production apart from the imposing taxes and spending money on building public infrastructure, running schools, colleges, providing and health services, etc. So besides private firm, government also plays an important role in the economy. So economy सिर्फ जो है private sector से नहीं चलती, government भी एक major player होता है यहाँ पे. So the government creates laws, ensures their implementation and maintains justice in society. So ये economy को smoothly function करने में क्या करता है, help करता है. So government also provide many goods and services directly. They build roads, schools, hospitals and पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सो यानी कि गवर्नमेंट भी जो होता है एक प्रोड्यूसर्स की तरह रोल प्ले कर सकती है यहाँ पे. तो इससे क्या समझ में आया कि गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर्स भी हो सकती है. ओके. सो फॉर कन्वीनियंस वी शैल यूज द टर्म गवर्नमेंट टू डिनोट स्टेट. यानी कि इन दिस बुक द टर्म गवर्नमेंट एंड स्टेट विल जनरली बी यूज द सेम सेंस. इट मीन्स कि आगे एनसीईआरटी में जब भी गवर्नमेंट बोलेगा तो उसका मतलब होगा स्टेट. गवर्नमेंट को डिनोट किया यहाँ पे स्टेट से. ओके. So apart from the firms and the government, there is another major sector in an economy which is called the household sector. So beside firms and government, household form another major sector in the economy. यानी इकोनॉमी का तीसरा important player क्या हुआ, हमारा household sector हुआ. Okay. So by a household we mean a single individual who takes decision relating to her own consumption or a group of individuals for whom decisions relating to a consumption are jointly determined. So a household can be a single person or a group of people who make consumption decision together. तो simple words में family भी जो होता है एक household ही होता है. So household do not only consume, they also save money and pay taxes to government. यानी कि household जो होता है इकोनॉमी में multiple role परफॉर्म करता है. सो हाउस होल्ड ऑल्सो सेव एंड पे टैक्सेस. हाउ डू दे गेट मनी फॉर देयर एक्टिविटीज़. इट इज़ आस्किंग कि ये अपने एक्टिविटीज़ के लिए कहाँ से इनके पास क्या आता है, मनी आता है, पैसा कहाँ से आता है. सो वी मस्ट रिमेंबर दैट द हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ पीपल. तो हम लोग को पता है कि हाउस होल्ड में लोग होते हैं. सो दीज पीपल वर्क इन फर्म्स एज वर्कर्स एंड अर्न वेजेस. तो यही सारे लोग तो जो फर्म्स में काम करने वाले लोग होंगे वो तो इन्हीं हाउस होल्ड से लिए गए होंगे ना. हाउस होल्ड के ही लोग तो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे. तो वो जहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज अ वर्कर, तो उन्हें क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है. तो वेजेस इन द टर्म ऑफ काइंडनेस या वेजेस इन द टर्म ऑफ इनकम मिल रहा है, उन्हें पैसा मिल रहा है ना, मॉनेटरी टर्म में मिल रहा है. तो उसी मनी को तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो. they are the one who work in the government departments and earn salaries. So उनमें से ही कोई होगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता होगा और उनको क्या मिलता होगा, सैलरी मिलता है. और दे आर द ओनर्स ऑफ द फर्म्स एंड अर्न प्रॉफिट्स. और हो सकता है कि हाउस होल्ड सेक्टर्स के ही कुछ लोग हो जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो और उनका खुद का ही फर्म हो, है ना. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करने के बाद जो है उनको प्रॉफिट मिलता हो, तो उसके थ्रू वो लोग कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, हमारे मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं. सो इंडेड द मार्केट इन विच द फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स कुड नॉट हैव बीन functioning without the demand coming from the household. Moreover, they can also earn rent by leasing land और अर्न इंटरेस्ट बाई लेंडिंग कैपिटल. तो हो सकता है कि इनमें से ही कुछ लोग जो होंगे कि अपने घर पे या फिर अपने हाउस को ऐसा बनाया होगा उन्होंने कि रेंट पे दे, मतलब कि लोगों को दे दे रेंट पे, और उसका जो इनकम जो अमाउंट मिले हर मंथली होता है या फिर ईयरली भी कर सकते हैं.
तो लीज पे दे दिया, तो वो सारे पैसे भी ये लोग क्या कर सकते हैं कि इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने स्पेंडिंग में, या फिर इनके पास अच्छा खासा अमाउंट हो तो लोग लेंड कर दें एज ए बाई लेंडिंग कैपिटल. ओके. So far we have described the major players in the domestic economy, but all the countries of the world are also engaged in external trade. So external sector is fourth important sector in our economy. So no country is completely isolated. So where is that? The external sector is fourth important sector in our company. Trade with the external sector can be of two kind. तो ये क्या है हमारा? सो या अलॉन्ग विद द फर्म्स, हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, जो एक्सटर्नल सेक्टर है हमारा, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. सो ये इकोनॉमी का फोर्थ मेजर सेक्टर माना जा सकता है. सो व्हेन अ कंट्री सेल्स अ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्रीज इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट. यहाँ बोल रहा है कि द डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स. यानी कि जब हमारा डोमेस्टिक कंट्री है, जो हमारी कंट्री है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल करता है दूसरे अदर कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को, तो वो होता है हमारा एक्सपोर्ट. क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर कैन बी ऑफ टू काइंड. सो द इकोनॉमी में ऑल्सो बाई गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो दीज आर कॉल्ड इम्पोर्ट. सो जब हमारी इकोनॉमी यहाँ पे सेल कर रही है तो वो इम्पोर्ट, इट मीन्स कि परचेज भी तो कर सकती है ना अदर कंट्रीज से. तो हमारी कंट्री बेस्ट थोड़ी होती है, हमें बेस्ट भी होती है तो हमें दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स जो है अपने कन्वीनियंट पे लेना होता है, तो हम लोग उसको ले सकते हैं और बेच भी सकते हैं. सो जब हम लोग अपनी कंट्री में किसी अदर कंट्री से किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो डैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट्स. So besides exports and imports, the rest of the world affect the domestic economy in other ways as well. ठीक है. So when a country purchase, जैसे कि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है ना यहाँ पे इंपोर्ट में. So yeah, capital from foreign countries may flow into the domestic country, or the domestic country may be exporting capital to foreign countries. So yeah, apart from trade, countries are also connected through capital flows. Foreign investors may invest in domestic business or domestic firms may invest abroad. यानी कि कंट्रीज़ के बीच में सिर्फ गुड्स ही सर्विसेज नहीं बल्कि पैसे भी मूव करते हैं, फॉरेन करेंसीज भी हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में. सो फॉर दिस चैप्टर दिस इज़ द एंड एंड दिस इज़ द समरी पार्ट. So thank you guys. Okay, so stay tuned for the next chapter. I will upload it as soon as possible. Till then, take care. Bye bye.